ओके चलो। नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत चित्रांग आप सभी के बीच में पुनः हाजिर हुआ हूँ नेट जेआरएफ की सीरीज़ को लेकर के। इसके अंदर हम फिर वही 50 क्वेश्चंस का जो हमारा शेड्यूल है उसी को सॉल्व करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इस मंच के माध्यम से आप लोगों तक मैं इस सुविधाओं के माध्यम से आपके बीच ये बात रखने का अवसर, तो ये बहुत ही बड़ी बात है, अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ में, और क्योंकि ज़्यादा समय हम ख़राब करना नहीं चाहते, बाद बाकी आपके ठीक है। चलो तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपरदन का सामान्यतः चक्र किससे संबंधित है। अपरदन हम सभी को पता है किससे संबंधित है, तो अपरदन नदी अपरदन से संबंधित है। किससे? नदी अपरदन से। हालांकि अपरदन हम जब देखते हैं तो अपरदन 3 प्रकार का देखने को मिलता है आपको, अवनालिका अपरदन, एक वायु अपरदन और तीसरा जो है आपका चादरीय अपरदन। चादरीय अपरदन मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? नदियों के द्वारा किया जाता है। तो क्योंकि नदी द्वारा अपरदन चक्र को अपरदन सामान्यतः चक्र कहा जाता है। इसे सामान्य चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहते हुए जल का कार्य अन्य अपरदन के साधनों से अधिक व्यापक तथा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्योंकि अपरदन के सामान्य चक्र का प्रारंभ सागर तल से, कहाँ से होता है उसका प्रारंभ? सागर तल से किसी भी स्थलखंड के उत्थान के साथ हो जाता है, और जैसे ही स्थलखंड का धरातल के ऊपर उठता है, क्या होता है? जैसे स्थलखंड धरातल के ऊपर उठता है तो उस नदी द्वारा अपरदन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जैसे कोई नदी आ रही है, कोई धरातल से ऊपर उठ गया तो वो क्या होगा? उसके अपरदन का काम करना प्रारंभ कर देता है। परंतु प्रारंभ में उत्थान की दर अपरदन की दर से अधिक होती है। प्रारंभ में जो क्या है उत्थान की दर है वो अपरदन की दर से क्या होती है? अधिक देखने को मिलती है। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि स्थलखंड की ऊंचाई तथा उच्चावच बढ़ते जाते हैं। स्थलखंड की जो ऊंचाई और उच्चावच है वो क्या होंगे? निरंतर बढ़ते जाते हैं। कुछ समय बाद स्थल का उत्थान रुक जाता है तथा अपरदन सक्रिय हो जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है? जो उसका उत्थान है वो एक निश्चित समय पर जाकर के रुक जाता है और फिर अपरदन क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। आगे बात करूं मैं कि एक निश्चित अवधि के बाद, किसके? एक निश्चित अवधि के बाद यानी एक समय सीमा के बाद अपरदन द्वारा उत्थित भाग काटकर अपने आधार तल को प्राप्त हो जाता है तथा अपरदन का एक सामान्य चक्र पूर्ण हो जाता है। यानी पहले कहने का मतलब ये है जैसे कोई धारा प्रवाहित हो रही है, स्थलखंड है, तो पहले ये ऊंचे की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना? क्या? ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ जाएगा, लेकिन एक समय आएगा, समय आने के बाद में इसकी अपरदन की मात्रा अधिक हो जाएगी और स्थलखंड ये टूट करके नीचे की ओर चला जाएगा। आगे है, वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नांकित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है। तो जब भी हम महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ते हैं अल्फ्रेड वैगनर का, उन्होंने बताया क्या था कि आपका जो ज्वारीय बल है, कौन सा ज्वारीय बल है, वो किसके लिए सबसे अधिक बल या शक्तिशाली के रूप में जानते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे हम, क्योंकि आपके जलवायु विज्ञान के या जलवायु भूगोल के जो भूगोलवेता हैं उन्होंने अपना सिद्धांत 1912 में प्रतिपादित किया, लेकिन इस सिद्धांत का विवेचन 1915 तथा 1920 में भी हुआ था। इस सिद्धांत की विवेचना उन्होंने अपनी पुस्तक डाई एंटास्टिज हग डेर कॉन्टिनेंट एंड ओजेन 1929 में किया। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार जब पेंजिया का विभाजन हुआ, हम देखते हैं पहले महाद्वीप और महासागरों के रूप में हमें दो ही भाग दे, एक पेंजिया और दूसरा पैंथालासा। पेंजिया महाद्वीपों को, पैंथालासा महासागरों को कहा जाता था। तो विकास हुआ तो उसमें 2 दिशा प्रवाह हुआ, एक तो उत्तर और भूमध्य रेखा की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर। जब महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह, किसकी ओर? पश्चिम की ओर प्रवाह का प्रमुख कारक वैगनर ने जो माना था वो माना था सूर्य चंद्रमा के ज्वारीय बल को, कि जो पश्चिम की ओर गए हैं उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? आपके जो सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल है, क्योंकि चंद्रमा की भ्रमण गति तीव्र होने पर यह बल अधिक प्रभावी हो जाता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। हम सभी को पता है बस जो पृथ्वी है उसकी घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी की गति पर अवरोध का कार्य करता है। ज्वारीय रगड़ है वो पृथ्वी पर क्या करता है? अवरोध की गति का कार्य करता है। फलस्वरूप महाद्वीपीय भाग
परिभ्रमण में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते हैं। क्या होता है कि जो महाद्वीपीय भाग हैं परिभ्रमण गति में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाते हैं तथा पीछे छूट जाते हैं। इस कारण स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगते हैं। इन्होंने क्या कहा था अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, इन्होंने कहा था कि पहले पेंजिया पैंथालासा 2 थे और पेंजिया के पश्चिम की ओर यानी कि आपके महाद्वीपों के पश्चिम की ओर खिसकने का कारण क्या था कि आपके जो सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति है उसके कारण वो पीछे की ओर खिसके थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, शायद यही है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हम वही पुराने टर्म्स यूज़ करते हुए पहले मिले को देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कैटिल की, किसकी, कैटिल। और कैटिल प्राय हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त से संबंधित है। आगे बात करूं टॉर्न। टॉर्न क्या है, सर्ग पर निवास करने वाला लघु पर्वत सराकोर है। क्या है, टॉर्न। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब हमें ऐसी एक संरचना देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसे तो हॉर्न बोला जाता है और इसे टॉर्न बोला जाता है। ठीक, और एस्कर के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो निम्न बीसर्पी हिमानी जलोढ़ है, सबसे पहले याद रखना कि हिमानी जलोढ़ों के द्वारा जिसका निर्माण किया जाता है वो कौन है, एस्कर। क्या है, एस्कर है, ठीक है ना। और ड्रमलिन के बारे में पढ़ा है कि जब हिमग्लोसम मृतिका की अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार पहाड़ी हो, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार पहाड़ी बन जाए उसे ड्रमलिन। एस्कर हिमानी जलोढ़ और आपके सर्ग पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोकार होता है। और कैटिल होता है प्राय हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त। माफ करना। आगे विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस युग का है। इनमें से किस युग का है जो अधिकांश स्थलाकृति का भाग है, हम सभी जानते हैं ये नवजीव महाकल्प का है। किसका है, नवजीव महाकल्प का। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि विश्व की स्थलाकृति का अधिकांश भाग नवजीवी महाकल्प का है और ये 66.4 मिलियन वर्ष से लेकर आज तक की संपूर्ण अवधि इस महाकल्प के अंतर्गत आती है। 66.4 मिलियन वर्ष से पूर्व से लेकर के जो अभी वर्तमान स्थिति चल रही है सभी के सभी किसमें आती है, नवजीवी कल्प के अंदर आती है। ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे निजोइक के नाम से भी संबोधित करते हैं। नवजीवी महाकल्प की बात करूं मैं तो नवजीवी महाकल्प के 2 प्रमुख कल्पों के नाम तथा उनके अंतर्गत उत्पन्न प्रमुख स्थलाकृतियों का निम्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए नवजीवी महाकल्प की बात कर रहे थे हम, किसकी, नवजीवी महाकल्प की। तो अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। एक तो था टर्शियरी काल, जिसे हम तृतीय काल के नाम से भी जानते हैं, और एक था क्वांटरनरी कल्प। और टर्शियरी कल्प की बात करें तो टर्शियरी कल्प में हिमालय की उत्पत्ति हुई। किसकी हुई, हिमालय की उत्पत्ति हुई। आल्पस एटलस प्रमुख जो पर्वत थे उनका निर्माण हुआ। याद रखना टर्शियरी में आपके आल्पस और एटलस पर्वतों का निर्माण हुआ था और उसी के साथ हिमालय की उत्पत्ति। भारतीय मानसून की उत्पत्ति हुई, थार के रेगिस्तान का निर्माण हुआ। टर्शियरी काल में भारतीय मानसून, रेगिस्तान और आपका कौन सा, एटलस और आल्पस और हिमालय का निर्माण हुआ। जबकि हम क्वाटरनरी कल्प की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत गंगा व सिंधु के मैदान, किसके, क्वाटरनरी कल्प में गंगा सिंधु के मैदान का निर्माण हुआ था। और हम बात करते हैं किसकी, टर्शियरी कल्प की, तो टर्शियरी कल्प में क्या हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। क्या हुई थी, हिमालय की उत्पत्ति देखने को मिलती है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी सहायक नदियाँ दी गई हैं। हम इनको सीधे मिलान करना है कि कौन सी नदी किससे सहायक है। चलिए बताइए फटाफट से। बिल्कुल। हाँ, तो जैसे कृष्णा नदी की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियों में आती है भीमा। ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं इसकी सहायक नदियों में तीस्ता। गोदावरी की बात करते हैं इंद्रावती और यमुना चंबल की प्रमुख सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं। वापस से मैं बात करूं, कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता है, गोदावरी की इंद्रावती है और यमुना चंबल की सहायक नदियों के अंदर सम्मिलित है।
आगे की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 6 और फिर वही क्षोभ मंडल से पूछा गया है। क्षोभ मंडल में वायु में गति या संचलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो बिल्कुल जब हम बात करते हैं तो इसमें किसके कारण देखने को मिलता है, क्योंकि धाराएं ऊपर की ओर उठ जाती हैं और वह संवहनीय धारा के अंदर बहने लग जाती हैं, ठीक है ना, संवहनीय धारा का। और क्षोभ मंडल में हमें ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि क्षोभ मंडल आपके जो मौसमी सारी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभ मंडल के अंदर ही घटित होती हैं। ओजोन परत की बात करते हैं तो ये हमें समताप मंडल में देखने को मिलती है। थोड़ा सा और चलते हैं इसी की ओर, जैसे चमकना, बिजलियों का चक्रवात, तूफान, कोहरा, बादल निर्माण जैसी सभी घटनाएं इसी मंडल में संपन्न होती हैं। इसी कारण इसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। और क्षोभ मंडल में घटने वाली इन घटनाओं के लिए H2O की सर्वाधिक मात्रा है वो उत्तरदायी है। इस भाग में गर्म तथा शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन तथा संवहन द्वारा होता है। इसमें जो गर्म और ठंडे होते हैं वो विकिरण और किसके द्वारा, संवहन के द्वारा। इन क्रियाओं के माध्यम से क्षोभ मंडल में सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। क्या होता है, इस माध्यम से क्षोभ मंडल में सूर्य से सर्वाधिक ऊष्मा की प्राप्ति देखने को मिलती है, जिससे वायु को गति प्रदान होती है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर। ये तो हमने कई बार बात कर चुके हैं कि आपके जो क्षोभ मंडल है वो विषुवत रेखा पर तो कितना देखने को मिलता है हमें 16 किलोमीटर, लेकिन वही ध्रुवों की ओर आते हैं तो कितना देखने को मिलता है, 8 किलोमीटर देखने को मिलता है। मौसमी संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं। इसके लिए उत्तरदायी कारण है विकिरण और संवहनीय। विकिरणों की वजह से तापमान टेम्परेचर अधिक होता है और संवहनियों की वजह से ठंडा होने को मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु दाब के माप की इकाई क्या है। तो वायु दाब किससे मापा जाता है, बिल्कुल हेक्सा पास्कल से। किससे मापा जाता है, हेक्सा पास्कल से। याद रख लेना, वायु दाब मापने की इकाई क्या है, हेक्सा पास्कल। और हम थोड़ा सा और व्याख्या को लेकर बात कर लेते हैं, कौन कौन सी यूनिट क्या क्या काम करती हैं। जैसे हमने वायुदाब माप की इकाई को देख लिया है, हेक्सापास्कल गए, और सागर या धरातल के क्षेत्रफल की प्रति इकाई एक वर्ग या इंच में मापी जाती है। आपका सागर हो या धरातल, वर्ग और इंच के अंदर मापा जाता है। और ऊपर बात करें, पर ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों को पड़ने वाले भार को ही वायुदाब कहते हैं। सागर तल पर वायुदाब, ये कई बार कई क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया कि सागर तल पर जो वायुदाब भार है वो कितना रहता है, तो 1013.25 मिली बार। और सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को, सागर तल पर जो समान वायुदाब वाले क्षेत्र हैं उनको मिलाने वाली रेखा को भी हम समदाब रेखा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, समदाब रेखा, यानी समान रेखाओं को मिलाने वाली। 1013.25 मिली बार आपके समुद्र तल का भार है। मापेंगे किससे, वायुदाब मापने का किससे मापेंगे, तो ये आपके मापा जाएगा हेक्सा पास्कल से, ठीक है। और एक और देख लेना कि जो वायुदाब मापने का यंत्र है वो कौन सा है, बैरोमीटर। वायुदाब माप की इकाई पूछता है तो हेक्सापास्कल, और जबकि वायुदाब मापने का यंत्र पूछता है तो बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 को 2 के साथ मिलाना है, बिल्कुल। देखिए जब हम फेरल सेल की बात करते हैं, फेरल सेल हमें पश्चिमी पवन है, और हेडली सेल व्यापारिक पवन है, पोलर सेल पूर्वी पवन है, ये इनसे संबंधित हैं। जैसे फेरल सेल पश्चिमी पवनों से संबंधित है, हेडली सेल व्यापारिक पवनों से संबंधित है, पोलर सेल पूर्वी पवन से संबंधित है। और उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र निर्वात प्रदेश, कौन सा प्रदेश है, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र निर्वात प्रदेश है। उष्णकटिबंध वाला निर्वात प्रदेश हो गया। उसके बाद में आता है हमारे पास में व्यापारिक पवनों का, और व्यापारिक पवनों को हेडली सेल, पश्चिमी पवनों को फिर हम फेरल सेल, और फिर पूर्वी पवनों को पोलर सेल के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है। ऊर्जा स्थानांतरण की निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि नहीं है। ऊर्जा स्थानांतरण किस क्रियाविधि में देखने को नहीं मिलता। देखिए हम चालन की बात करते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण देखने को मिलता है, विकिरण के अंदर भी प्राप्त होता है, अभिवहन में प्राप्त होता है, लेकिन अपक्षय की प्रक्रिया, अक्षय की जो प्रक्रिया है उसमें हमें क्या नहीं देखने को मिलता, ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम सॉल्यूशन देखते हैं, इसकी व्याख्या को क्या मिलता है। जैसे मैं बात करूं आपसे, ऊर्जा स्थानांतरण में अपसरण की जो क्रियाविधि है वो देखने को नहीं मिलती। किसकी, अपसरण की क्रियाविधि देखने को नहीं मिलती।
और आगे हम बात करें आगे क्या कह रहा है। तो जैसे आगे चलते हैं हम, तो आगे देखने को मिलेगा आपको कि इस क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणुओं पर क्या करते हैं, प्रभावी हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि दूसरे अणु ऊष्मा प्रदान करता है या ग्रहण करता है, तब ये संभव हो पाएगा। क्या होगा कि जो चालन की प्रक्रिया है या चालन की क्रिया है उसमें क्या होता है, इस क्रिया के अंदर एक अणु दूसरे अणु को क्या करेगा, स्पर्श करेगा या ऊष्मा प्रदान करेगा, और ऊष्मा प्रदान करेगा तो ही क्या हो पाएगी, आपकी चालन की क्रिया हो पाएगी। आगे बात करूं मैं, वस्तुओं के तापमान में भिन्नता होती है। ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान न हो। यह प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाता। इसी नियम के अनुसार दिन में पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है सौर्य विकिरण से ऊष्मा प्राप्त कर गर्म होकर संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देती है। इसी वजह से क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी के ऊपर वाला भाग है, तो इस पे जो आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी रेज किरणें हैं या विकिरणें पड़ती हैं, इसकी वजह से क्या करती हैं, जो आपके चारों वायुमंडल में हवाएं होती हैं उनको भी गर्म कर देती हैं। ठीक, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ में क्या करती हैं, क्रिया करती हैं, और दोनों को टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वो जो क्रिया है वो बंद नहीं होगी। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं विकिरण को लेकर। अब विकिरण क्या होता है, तो विकिरण कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, बिल्कुल करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। और विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, और विकिरण करने वाली वस्तु के आकार तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, विकिरण करने वाली वस्तु के जो आपका आकार है और उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है विकिरण। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कथन कारण से, तो मैंने उसको हटा दिया, सीधे कथन और कारण है हमारे बीच। सभी बिल्कुल जवाब देने का प्रयत्न करते हुए चलेंगे आगे की ओर। और आप अभी तक की क्लासों से ये भी देख चुके होंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं जो कि सेम रिपीटेड पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन बेहद ही प्यारा है कि स्थिर वायु ऊर्ध्वाधर संचलन गति को रोकती है, बिल्कुल। और अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण अपने ही आप में ऊपर चढ़ती है। क्या है, जो अस्थिर वायु है अपने स्वयं के उत्प्लावन के कारण क्या होती है, अपने आप में ऊपर चढ़ती है। तो बिल्कुल, क्योंकि जब स्थिर ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं तो संचलन गति को रोकती है। जो स्थिर वाला है वो तो करेगा, रोकेगा, लेकिन जब जो अस्थिर वायु अपने स्वयं के उत्प्लावन यानी कि जब दूसरी मिट्टी आएगी तो इसके ऊपर क्या होगी, चढ़ेगी। तो ये सही है, कारण है क्योंकि जब स्थिर वायु पर अपने उठने के लिए जोर पड़ता है, जब स्थिर वायु है उस पर ऊपर उठने के लिए जोर पड़ता है तो बादल बनते हैं और वे व्यापक होते हैं और उनकी ऊर्ध्वाधर मोटाई कम होती है। बिल्कुल, कथन तो दोनों सत्य हैं। तो क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो बिल्कुल कथन दोनों सत्य हैं। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, और पूछा गया है धाराओं से क्वेश्चंस। क्या है कि चिली तथा पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम क्या है। तो चिली, जो हम बात करते हैं चिली और पेरू के, इसमें कौन सी देखने मिलती है हमें, उसका नाम है आपके हम्बोल्ट की जलधारा। किसकी, हम्बोल्ट की जलधारा। अब हम्बोल्ट की जलधारा को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए चले। जैसे मैं बात करूं प्रशांत महासागर में दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, किसमें, प्रशांत महासागर की बात करते हैं हम, और दक्षिण अमेरिका का जो तट है ये हमारे दक्षिणी अमेरिका, ये हमारे नॉर्थ अमेरिका। ठीक, और ये वाला प्रशांत महासागर ये एशिया का भाग है और इधर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रशांत महासागर। इन्होंने क्या कहा है, दक्षिण अफ्रीका में जो पेरू का तट है यानी पश्चिमी तट के सहारे अप वैलिंग के से उत्पन्न दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली ठंडी धारा को पेरू धारा के नाम से जाना जाता है। और प्रख्यात भूगोलवेद जो हम्बोल्ट थे इस धारा की खोज की, इसीलिए इसे हम्बोल्ट का नाम दिया गया था। इस धारा के प्रभाव के कारण दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर आटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ था। बिल्कुल, हम जब मरुस्थलों की बात करते हैं तो मरुस्थलों के विकास में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं।
जैसे मरुस्थलों का विकास आपको देखने को मिलेगा 20 से 30 डिग्री के मध्य, ठीक है, और महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में ही आपको देखने को मिलेगा, और इसमें ठंडी जलधाराओं का विशेष योगदान होता है। तो याद रखना, जो पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा है ये यहाँ पर आटाकामा मरुस्थल का निर्माण करती है। तो इसके लिए 20 से 30 डिग्री के मध्य स्थित है, और क्या है, ये ठंडी जलधारा योगदान दे रही है, और महाद्वीपों के पश्चिम पर है। तो तीनों कंडीशंस आपकी किस में काम आएंगे, मरुस्थलों के निर्माण में। और इस धारा में अपवेलिंग के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन पानी में उपलब्ध होता है। यही कारण है कि पेरू में मत्स्य व्यवसाय का विकास हुआ है। इसी कारण से हमें क्या देखने को मिलता है, जो पेरू है उसके अंदर मत्स्य पालन यानी मछलियों का पालन के विकास हुआ है। अगले बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 12 की। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को कहा जाता है। आपके उच्च ज्वार में और निम्न ज्वार के बीच जो जल स्तर में औसत अंतर है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ज्वारीय रेंज। क्या कहा जाता है, ज्वारीय रेंज के नाम से जाना जाता है। आगे चलें, जैसे हम आगे हमारा कि उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को ज्वारीय रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्वारीय रेंज। जैसे बात करूं मैं उच्च ज्वार की, किसकी, उच्च ज्वार। तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल सीधी रेखा में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, देखो मैं थोड़ा सा और, जैसे ये हमारा सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, ठीक। वैसे पृथ्वी को बीच में आप ठीक है पर समझ लेना, इसको बीच में रखना। जब ये तीनों एक सीध में होंगे तो इसे हम देखो युति के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम ब्यूति के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, सिजगी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सिजगी कह देते हैं। तो इसी स्थिति को हम सिजगी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो होगी हमारी पहली। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसमें देखने को मिलेगा आपको हमेशा उच्च ज्वार। क्या देखने को मिलेंगे, उच्च ज्वार। आपसे पूछा जाए उच्च ज्वार किस कंडीशन में आते हैं, जब आपके सामने युति, ब्यूति और सिजगी तीनों हों। और एक और याद रखना आपको, ये हमेशा आएंगे कब, तो ये या तो आएंगे आपके अमावस्या को या आएंगे हमेशा पूर्णिमा को। तो उच्च ज्वार तीन ही स्थिति में आता है, युति, ब्यूति, सिजगी, अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, उस दिन देखने को मिलता है। दूसरी बात आती है निम्न ज्वार की, किसकी, तो ये तो उच्च ज्वार की कंडीशंस हो गई। और कुछ और याद रखना चाहो, जैसे फंडी की खाड़ी में 4 बार ज्वार देखने को मिलता है। निम्न ज्वार, तो निम्न ज्वार किन कंडीशंस में आएगा, जब आपके सूर्य, पृथ्वी और आपका कौन सा, चंद्रमा, ठीक। क्योंकि पृथ्वी की ये स्थिति बन जाती है, तो इसे हम बोलते हैं या तो 90 डिग्री का कोण, इसे ही बोल देते हैं हम समकोण, ठीक है ना। और ये कब होता है, इसी को बोल देते हैं हम कुबड़ा। कब बोल देते हैं, कुबड़ा। और इसी में क्या देखने को मिलते हैं हमें, निम्न ज्वार। क्या देखने को मिलते हैं, निम्न ज्वार। तो याद रखना, और ये स्थिति बनेगी कब, हमेशा सप्तमी या अष्टमी को बनेगी। तो निम्न ज्वार किस स्थिति में आते हैं, उच्च ज्वार किस स्थिति में आते हैं, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम आगे ही पढ़ रहे थे कि उच्च ज्वार, और इसको हमने देख लिया। तो उसी स्थिति में हाँ, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि आप जैसे ही युति, ब्यूति का जो होता है सिस्टम, उसके अंदर ही हमें क्या देखने को मिलता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखने को मिलते हैं। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने उसको देखते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारे निम्न ज्वार वाला। अब क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, और 13 क्या कह रहा है, ठीक। 13 कह रहा है पौधे एवं पशुओं का ग्राम्यन किस युग में हुआ था। पौधे और जो पशु हैं उनका ग्राम्यन हमें किस युग में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं किस युग में देखने को मिलता है।
अच्छा ये नहीं है भाई, चलो रुको 1 मिनट में वापस ले आता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए टेक्निकल इश्यूज़ हैं तो हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही होते हैं। तो हमने यहाँ से तो सॉल्व कर लिया था इसको, कहाँ तक पहुँच गए थे हम? हाँ बिल्कुल आ गए कि पौधे, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे थे ना। 13वें में आपको बताना है कि पौधे एवं पशुओं का ग्राम्यन किस युग में प्रारंभ हुआ था। किस में देखने को मिलता है हमें पौधे और पशुओं का ग्राम्यन देखने को मिलता है? आपके कौन से नवपाषाण काल में। किस में देखने को मिलता है? नवपाषाण काल में। ठीक, क्योंकि पशुओं तथा मानव का ग्राम्यन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था और इस काल तक आग का आविष्कार, याद रखना नवपाषाण काल में क्या क्या हो चुका था? आग का आविष्कार, पहिए का तथा छोटे औजारों का आविष्कार हो चुका था, मानव ने नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया था तथा पशुपालन तथा उसके मुख्य व्यवसाय के अंतर्गत आ गया था। मानव ने जो आग का था उसका निर्माण करना सीख लिया, औजार बनाना सीख लिया और नदियों के किनारे आकर के बसना प्रारंभ कर दिया था, और जो उसका पशुपालन था वो भी इसके अंदर सम्मिलित होने लगा था। अब इनमें से सुमिलित नहीं है तो देखिए, जैसे स्वपोषी क्या होते हैं? वेव होते हैं जो अजैव स्रोतों से ऊर्जा लेते हैं और उस ऊर्जा संपन्न जैसे जैव मिश्रण में जमा देते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? जो कि अजैव संसाधन, अजैव जीवों के द्वारा क्या लेते हैं? अपनी लेते हैं अजैव स्रोतों से ऊर्जा। और विषमपोषी क्या होते हैं? तो विषमपोषी भी होते हैं, जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विषमपोषी जीवित जीवों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, जबकि स्वपोषी अजैव स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करेंगे। शाकाहारी वो होते हैं जो पौधे का भोग करते हैं, यानी कि मांस को या जो किसी अन्य जीव को भक्षण नहीं करते, वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। और मृतभक्षी क्या होते हैं? मृत जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मृतभक्षी मृत जीवों से, शाकाहारी पौधों का। आपके विषमपोषी की बात करूं तो जीवित जीवों से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। स्वपोषी की बात करें अजैव स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर है और किस नाम से जाना जाएगा? तो वो किस नाम से जाना जाएगा आपका? निगमन द्वीप या गोवाट के नाम से। किस नाम से? निगमन द्वीप या गोवाट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि समुद्री टीला जिसका सपाट शिखर होता है किस नाम से जाना जाता है? आपके निगमन द्वीप या गोवाट के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे अंतःसागरीय चबूतरों के नाम से भी जाना जाता है और प्रवाल के विकास के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। किसके लिए? प्रवाल, जो आपका प्रवाल है उसके विकास के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे हम बात करते हैं किसकी? पी हैगेट की। पी हैगेट का संबंध जियोग्राफी एज द मॉडर्न सिंथ थ्योरी से आता है और पी जेम्स का संबंध आता है ऑल पॉसिबल वर्ल्ड से, और आपके जेपी मार्श, अच्छा आगे एल्बर एडम्स का एवं गुल का संबंध आता है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से, जबकि जेपी मार्श की प्रथम पुस्तक है मैन एंड नेचर। कौन सी है? मैन एंड नेचर। जबकि एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की है। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की है। ठीक है, और इनका याद रखना जेपी मार्श का संबंध किसके साथ आता है? मैन एंड नेचर के साथ। चलिए इसी श्रृंखला में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद ही प्यारा है, सभी के सभी जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। हाँ बिल्कुल, सभी के वो तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा वर्णनात्मक इंडियोग्राफिक उपागम से संबंधित है। बिल्कुल, जो इंडियोग्राफिक है उस उपागम से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करूँ मैं, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक रिचर्ड हॉटसन थे। क्षेत्रीय विभेदन अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? रिचर्डसन हॉट। क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है, तो क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है। लेकिन क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नोमोथेटिक यानी विश्लेषणात्मक उपागम से संबंधित है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि आगे चलते हैं हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आप सभी कि क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा नामोथेटिक उपागम से संबंधित नहीं है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे रिचर्ड हॉटसन क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। ठीक है,
और इन्होंने भूगोल में इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया है। इस अवधारणा को उन्होंने 1939 में द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक में प्रकाशित किया। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक किसकी है? रिचर्ड हॉडसन की। और ये अवधारणा कोरोलॉजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोरोलॉजी से संबंधित है। जैसे और चले हम, रिचर्ड हॉडसन की अन्य पुस्तक है पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक ही प्रकार के वातावरण, जीवन यापन या संस्कृति के भिन्न तरीकों के लोगों के लिए भिन्न अर्थ रखता है। ये कथन निम्नलिखित की किस अवधारणा से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संभववाद से। किससे संबंधित है? आपके संभववाद से। और संभववाद के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? आपके ब्लाउस को। किसको? ब्लाउस को। क्योंकि आप बात करें कि जो संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक या फ्रांसीसी भूगोलवेता थे वाइडल डी ला ब्लास, और ब्लास ने एनाल्स डी ज्योग्राफी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया 1891 ईस्वी में किया था। और ब्लास की प्रमुख पुस्तकों में मानव भूगोल, कौन सी? मानव भूगोल, टेबला डी ला, ज्योग्राफी डी ला फ्रांस है। और फ्रांस में ब्लास ने लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को फेज कहा था। याद रखना, लघु स्वरूपीय क्षेत्रों को फ्रांस में फेज किसने कहा था? तो किसने कहा था? आपके वाइडल डी ब्लास ने। और ब्लास को मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 19 और 19 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारवादी वातावरण पर जोर दिया? तो किसने दिया था? किर्क ने। किसने दिया था? किर्क ने। कि व्यवहारवाद की संकल्पना का प्रादुर्भाव 1952 ईस्वी में किर्क ने किया था। और व्यवहारवाद का मूल तत्व यह है कि किसी भी जो आपके क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप को समझने के लिए और आगे वहाँ के निवासियों तथा प्रत्यक्षीकरण एवं पर्यावरण से उनकी अंतरक्रिया का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषणात्मक अनिवार्य है। इस प्रकार मानव के व्यवहार या आचरण को भूगोल के केंद्रीय विषय के रूप में रखकर व्यवहारवाद का अध्ययन किया जाता है। और ब्रिटिश भूगोलवेता ग्रेगरी क्रांतिकारी भूगोलवेता थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं: आइडियोलॉजी, साइंस एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और आइडियोलॉजी। ठीक है ना, याद रखना किसकी है? ग्रेगरी भूगोलवेता की। और ये किस नाम से जाने जाते हैं? क्रांतिकारी भूगोलवेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर चले तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन 20 है हमारे सामने, भूगोल को मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? भूगोल को किसमें? मानव परिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया था? किसने किया था? तो ये आपके बैरोज ने। किसने? बैरोज ने। बैरोज को मानव पारिस्थितिकी अथवा मानव का अपने प्राकृतिक पर्यावरण से समायोजन करने की अवधारणा का संस्थापक माना जाता है। आगे बात करूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11, और 11 क्या कहता है हमसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित महानगरों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी? तो किसमें की गई थी? आपके मुंबई के अंदर। किसमें? मुंबई की। और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये आपके किसमें आती हैं? ये आपके मेगा सिटी के रूप में आती हैं। तो जनसंख्या देख सकते हो आपको कितनी कितनी देखने को मिल रही है। ये हमारे यहाँ पर मुंबई की दी हुई है, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो मेगा सिटी की बात करते हैं तो हम इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य 2011 के अनुसार सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, थर्ड पर आपका बिहार है, फोर्थ पर पश्चिम बंगाल है और फिफ्थ पर आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। मैं यूटीज़ की बात करूँ तो यूटीज़ में कहाँ पर देखने को मिलती है? तो दिल्ली के अंदर। और दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना मिलता है? 11,354 के समथिंग। ठीक है ना, ये हमें दिल्ली को देखने को मिलता है। और हम जब बात करते हैं किसकी कि सर्वाधिक जनसंख्या किस नगर में देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं किस राज्य में देखने को मिलती है, तो राज्य का नाम आते हैं किसके साथ जाएंगे हम? महाराष्ट्र के साथ में। ठीक है ना, तो पहले याद कर रखना है यूपी, आपके महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, ये वो 5 राज्य हैं शीर्ष जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवधारणा से गुजर रहा है जिस दौरान निम्न प्रजनन और निम्न मृत्यु दर रहती है। तो किसकी बात करते हैं हम? तमिलनाडु की। किसकी? तमिलनाडु की। हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में क्या देखने को मिलता है? न्यूनतम लिंगानुपात। क्या है? न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलता है? हरियाणा के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जो निम्न जन्म प्रजनन और निम्न मृत्यु दर है ये हमें चतुर्थक अवस्था के अंदर देखने को मिलती है और चिकित्सा सुविधाओं के बेहतर विकास के कारण निम्न मृत्यु दर हो जाती है। इस अवस्था में विकसित देश या विकसित राज्य आते हैं। तमिलनाडु राज्य इस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास का महत्वपूर्ण कारक है। तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कारक है ग्रामीण में बहिर्प्रवास का वो है आपका बेरोजगारी। गांव में लोग बेरोजगार हैं तो वो शहरों की तरफ इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो सके, वो अपना खुद का कुछ रोजगार कर सकें। और क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलेंगे हम। वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? वस्तु की जो विस्तार सीमा है वो किसकी ओर संकेत करती है? ठीक है, तो ये हमेशा वस्तु या सेवा खरीदने के लिए उन लोगों को जो अधिकतम दूरी तय माफ करना, सॉरी, वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? तो ये हमेशा किसका करती है? आपके क्या हुआ? चलो उस पेज को बाद में देख लेंगे हम। वैसे हम उसकी बात कर रहे थे वस्तु प्रसार को, वो उसके खरीदने की दिशा की ओर प्रतीत करती है, उसको हम बाद में देख लेंगे पेज नंबर 11 को। ठीक है, मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का उपयोग नहीं किया जा सकता? मानव प्रजातियों के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो वो आपके, जैसे मैं बात करूं वर्गीकरण में, आप नेत्र का कर सकते हो और नासिका केस कर सकते हो, लेकिन कान का कोई नहीं कर सकते, क्योंकि केस भी सबके अलग अलग हो सकते हैं, नाक भी सबकी अलग अलग हो सकती है, नेत्र भी अलग हो सकते हैं, लेकिन कान में तो क्या ही अलग होगा? हो सकता है किसी के एक कान ना हो, लेकिन सभी के साथ में सभी प्रजातियों के अंदर आप विभाजित नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 एक तरफ क्षेत्र, उस तरफ दूसरी तरफ जो निवास करती हैं जातियां उनके संबंध में। किर्गिज जनजाति सेंट्रल एशिया में देखने को मिलती है, याकूत साइबेरिया में, लेप्स स्कैंडिनेवियाई देशों में देखने को मिलती है और एस्किमो कनाडा में देखने को मिलती है। इसी एस्किमो की बात करते हैं जो बर्फ़ के घर बनाते हैं उनको इग्लू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इग्लू के नाम से। वापस किर्गिज आपके कहाँ देखने को मिलती है? सेंट्रल एशिया के अंदर, और याकूत देखने को मिलती है साइबेरिया के अंदर, आपके लेप्स देखने को मिलती है स्कैंडिनेवियाई देशों के अंदर, और एस्किमो देखने को मिलती है कनाडा के अंदर। आगे की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन की क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में सत्य नहीं है? वो हमें बताना है कि राज्य के बारे में सत्य नहीं है। उसका बाह्य प्रादेशिक आधार है, बिल्कुल राज्य का कोई ना कोई बाह्य प्रादेशिक आधार अवश्य होता है। वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है, बिल्कुल कोई भी राज्य हो वह आंतरिक प्रभुसत्ता संपन्न होता है। वह बाह्य संबंधों में प्रभुसत्ता संपन्न होता है, बिल्कुल बाह्य जो संबंध है उनमें भी प्रभुसत्ता रहती है, लेकिन उसका हमेशा सामाजिक या सांस्कृतिक आधार होता है। तो ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि जब हम देखते हैं तो उसमें निम्न बातों को ध्यान दिया जाता है, निम्न विशेषताएं देखी जाती हैं कि किसी एक राज्य है तो उसके लिए क्षेत्रफल होना चाहिए, फिर उसमें जनसंख्या होनी चाहिए, उसकी स्वयं की राजधानी होनी चाहिए, उसकी खुद की प्रभुसत्ता होनी चाहिए, आंतरिक संरचना होनी चाहिए और संचार और परिवहन तंत्र होना चाहिए। किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, इनके बिना हमें किसी भी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई राज्य चाहिए तो उसके लिए क्षेत्रफल आवश्यक है। जब क्षेत्रफल होगा तो जनसंख्या चाहिए, और जब जनसंख्या होगी हमारे पास में तो एक राजधानी भी होनी चाहिए, कैपिटल्स, जो इसके माध्यम से कार्य कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू तो जिनके बिना हम किसी राज्य की संकल्पना भी नहीं कर सकते।
आगे की ओर चलेंगे हम, और आगे क्या है क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा द्रविड़ कुल की नहीं है। इनमें से कौन सी भाषा है जो द्रविड़ कुल की नहीं है। तो देखिए द्रविड़ कुल में हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है, कन्नड़ देखने को मिलती है, बाहुबरी मलयालम देखने को मिलती है। जो आपके दक्षिणी भारत है उसके अंदर हमें द्रविड़ समूह देखने को मिलता है, लेकिन सिंगली नहीं मिलती है, ठीक है ना, क्योंकि सिंगली द्रविड़ की कुल मूल भाषा नहीं है। भारत में द्रविड़ी प्रजाति के लोग पश्चिम से आए जो भूमध्य सागरीय मानव से संबंधित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता द्रविड़ों को ही माना जाता है, जो आर्यों से पराजित होकर के पूर्वी मध्य तथा दक्षिणी भारत की ओर पलायित हो गए थे। वर्तमान समय में द्रविड़ परिवार की मुख्य भाषाएं दक्षिण भारत में हैं, संकेंद्रित हैं, जैसे तमिल तेलुगु, ब्राहु, कन्नड़, मलयालम और मोंडी और कुरुख द्रविड़ परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। ठीक है, याद रख लेना कौन कौन सी आपके, तमिल, तेलुगु, ब्रह्मी, कन्नड़, मलयालम, मोंडी, कुरुख, ठीक है ना। और द्रविड़ परिवार की 20 भाषाएं 20 करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35, टोडा जनजाति का आवास है। तो ये क्या है, नीलगिरी श्रेणी। टोडा जनजाति का आवास कौन सा है, नीलगिरी श्रेणी। पढ़ते हैं थोड़ा सा कि टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करने वाली अन्य आदिम जनजातियां जैसे बड़ागा है, कोटा है, इरूला है, कुरुम्बा है। शारीरिक लक्षण है कि टोडा नर नारी सुंदर आकृति के सुगठित शरीर वाले लंबे कद के होते हैं। इनके शारीरिक लक्षण क्या देखने को मिलते हैं कि यहाँ के जो नर नारी हैं सुंदर आकृति के होंगे और सुगठित शरीर वाले लंबे कद के होते हैं, और भोजन के लिए शाकाहारी होते हैं। केवल पूजा उत्सव त्योहारों आदि के समय देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दी गई पशु बलि के पश्चात कर्मकांड के रूप में मांस भक्षण करते हैं। वस्त्र की बात करें तो ये लोग धोती बांधते हैं और कंधों से लेकर नीचे तक एक सूती चोगा पहनते हैं। इनके जीवन निर्वाह की बात करें तो जीवन निर्वाह का मुख्य साधन पशुपालन है और जंगल से कंदमूल, फल, शहद, गोंद इत्यादि इकट्ठा करना है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे सामने, देश का आर्थिक विकास मापने के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का सर्वाधिक उपयोग किया जा सकता है। और इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं, पर कैपिटा इनकम और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, आगे चले हम, आगे क्वेश्चन नंबर 37, और एक तरफ सही सुमेलित नहीं है, इनमें से बताना। जैसे मिर्डल की बात करते हैं, संचयी कार्यकरण वाला मॉडल दिया था। फ्रीडमैन की बात करते हैं तो सार भाग परिधि या उपांत मॉडल दिया था। और फ्रैंक की बात करते हैं तो पराश्रयता मॉडल दिया था। फ्रैंक ने कौन सा दिया था, पराश्रयता मॉडल। फ्रीडमैन ने सार भागता परिधि मॉडल दिया था। मिर्डल ने संचयी कार्यकरण मॉडल दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आगे थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं कि स्वीडिश अर्थशास्त्री थे गुन्नार मिर्डाल के पुस्तकों के नाम निम्न हैं। एशियन ड्रामा, अगेंस्ट द स्ट्रीम, परिवहन मॉडल वुडविल का नहीं है, अन्य सुमेलित हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने इस अवधारणा को औपचारिक रूप दिया कि स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध विद्यमान है। किसने दिया था इसके लिए, तो इसके लिए दिया था आपके फ्रीडमैन ने। किसने, फ्रीडमैन के द्वारा। फ्रीडमैन ने स्थानिक संगठन तथा राष्ट्रीय विकास के बीच संबंध की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया। फ्रीडमैन ने बताया कि केंद्र परिधि मॉडल से केंद्र तथा परिधि के संबंध इस तरह के होते हैं कि केंद्र अमीर होता जाता है और परिधि गरीब होती जाती है। क्या है, केंद्र तो अमीर होगा और परिधि गरीब होती जाएगी, यानी केंद्र से आपके परिधि की ओर जाएगा और इसमें लाभ की दशा भी क्या होंगी, घटती जाएंगी। रोस्टॉक के मॉडल के अनुसार आर्थिक समृद्धि की अवस्थाओं का कौन सा अनुक्रम निम्नलिखित में से सही है। रोस्टॉक के अनुसार बताना है तो कौन सा सही है। रोस्टॉक के अनुसार सही है कि आपके पहले पारंपरिक समाज हो, फिर उत्प्रस्थान, फिर परिपक्वता की ओर, फिर अधिक जनसहयोग। ठीक है,
देखिए यहाँ पर दिया गया है, अमेरिका के विख्यात विद्वान डब्ल्यू रॉस्टॉव ने अपना आर्थिक अवस्था मॉडल 1971 में प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार प्रत्येक देश का विकास किसी न किसी अवस्था से गुजर रहा है। इन्होंने अपने मॉडल में आर्थिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं जिनमें प्रत्येक देश को गुजरना पड़ता है। और रॉस्टॉव के अनुसार एक आदिम समाज के आधुनिक समाज में विकसित होने से संबंधित 5 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं वो हम बात करते हैं। जैसे पहली है आपके सामने कि पहले पारंपरिक समाज, वहाँ के जो परंपराओं से चला आ रहा है समाज, उसके साथ में किसी न किसी देश को कभी न कभी तो गुजरना ही पड़ता है। इसके बाद में उत्प्रस्थान, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के बाद में। उत्प्रस्थान के लिए पूर्व परिस्थितियाँ, क्या उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जो जिम्मेदार थी। परिपक्वता की ओर प्रस्थान, फिर एक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ेगा। और लास्ट में क्या होगा, व्यापक उपभोग की अवस्था। ये 5 अवस्था हैं जिनसे कभी ना कभी किसी देश को गुजरना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी यानी समांगी क्षेत्र है। तो इनमें से कौन सा है जो आकारी या समांगी क्षेत्र है, तो वो देखने को मिलता है आसाम घाटी का, क्योंकि आसाम घाटी का क्षेत्र आकारी या संगामी क्षेत्र का उदाहरण है। दिल्ली महानगर क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र बताता है। दिल्ली तो किसको बताएगा, आपके महानगरीय क्षेत्र या नगरीय क्षेत्र को, जबकि हैदराबाद और सिकंदराबाद क्षेत्र अनुषंगी नगर को बताता है। हैदराबाद और आपका सिकंदराबाद अनुषंगी को, दिल्ली महानगर को, और असम घाटी आकारी या समांगी को। और दिल्ली जयपुर बताएगा आपके आगरा त्रिकोण परिवहन नेटवर्क को। ठीक, वर्ष 2001 से 2011 के बीच लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष स्त्रियों में से है, तो क्या है, तो क्या है ये 5 से 10 की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के मध्य। ठीक है ना, कितनी की वृद्धि हुई है, आपके 5 से 10 की। ठीक, क्योंकि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का 2001 में 10 से अधिक था, यानी 943 से आपके 2011 के अनुसार 2001 में 10 से अधिक था। लिंगानुपात 949 था, शहरी क्षेत्रों में 929 था। अब सर्वाधिक बात करते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ देखने को मिलता है, केरल के अंदर। कितना, 1084। कितना, 1084 लिंगानुपात केरल सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है। इसके बाद में बात करते हैं तमिलनाडु की 996, आंध्र प्रदेश का 993 है, और छत्तीसगढ़ का 991 है, और मेघालय का 989। केरल सर्वाधिक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय। कौन सा, मेघालय। औसत लिंगानुपात की बात करते हैं तो कितना मिलता है हमें, 943। ठीक है, 943 तो औसत लिंगानुपात है। इस लिंगानुपात में हम जब बात करें किसकी, ग्रामीण में, तो ग्रामीण में देखने को मिलता है 49। ठीक है ना, और शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है 29। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कुछ क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे कुद्रेमुख कर्नाटका के अंदर स्थित है, खेतड़ी आपके राजस्थान के अंदर है, और थामा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए मिले पढ़ लेते हैं। जैसे तांबा की बात करते हैं खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ है, राजस्थान के अंदर। लोयस्क की बात करते हैं कुद्रेमुख कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। मैग्नीज आपके बालाघाट में देखने को मिलता है। अब्रक आपके कोडरमा में देखने को मिलता है। ठीक है ना, कोडरमा झारखंड में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, बालाघाट मध्य प्रदेश में। देखिए वापस से याद रख लेना, लोयस्क के लिए कुद्रेमुख जो कर्नाटका के अंदर स्थित है, मैग्नीज बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है, अब्रक के लिए कोडरमा झारखंड में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, भारत में मैंग्रोव निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसका देखने को मिलता है ये हमें, ज्वारीय वन का। किसका, ज्वारीय वन का। क्योंकि हम देखते हैं जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, आपके नदी डेल्टाओं के क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिलता है, यहाँ गुजरात में यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ आपके गोदावरी और इन नदियों के बीच में क्या देखने को मिलते हैं, मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। यानी कि नदियों के जहाँ डेल्टा हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इनको हम क्या कह देते हैं, ज्वारीय वन भी कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलो मैंग्रोव वन अच्छे से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और, कि मैंग्रोव वन ज्वारीय वनों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाओं के भाग में पाए जाते हैं, इन्हें डेल्टाई वन भी कहते हैं। समुद्र के खारे जल के प्रवाह से इन वनों की जो लकड़ी तथा छाल क्षारीय हो जाती है। इनकी लकड़ी का उपयोग नाव बनाने तथा छाल का प्रयोग चमड़ा पकाने तथा रंगने में किया जाता है। ये वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। इन वनों की विशेषताएं निम्न हैं कि ये कठोर लकड़ी व क्षारीय छाल के होते हैं और दुर्गम वन होते हैं, सीमित उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल विशाखापट्टनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और भद्रावती है वो आपके किसके लिए? लोह इस्पात के लिए। पिंजौर आपके मशीन औजार के लिए। टीटागढ़ रेलवे उपकरण के लिए नहीं है, क्योंकि टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग है। याद रखना टीटागढ़ क्या है? कागज उद्योग है। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, टीटागढ़ आपके पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग, भद्रावती लोह इस्पात, पिंजौर और आपके मशीन औजार के लिए, ठीक है। जबकि रेलवे उपकरण का निर्माण तो कपूरथला है, आपके चितरंजन है, इन स्थानों पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर किस दशक में हुई थी? यानी कि यह बात कर रहा है कि हमें सर्वाधिक जनसंख्या कब बढ़ी हुई देखने को मिलता है। दो ही सन याद करने, एक तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की पूछता है 61 से 71 वाला, और सबसे कमी की पूछता है 1911 से 21 के मध्य, जिसे हम दशकीय विभाजक दशक के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आप, तो किस में देखने को मिलती है हमें? ये देखने को मिलती है 61 से 71 में, क्योंकि अधिकतम प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 में हुई। इस अवधि में मृत्यु दर लगातार तेजी से घटी तथा जन्म दर में लगभग स्थिति बनी रही, जिस कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी। जैसे मैं बात करूँ 51 से 61 में 21, 61 से 71 में 24, 71 से 81 में 24, 60 और 81 से 91 में 23, 87 देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 के साथ में सबसे अधिक किस्में देखने को मिली आपके 1961 से 71 में। क्वेश्चन नंबर 46 और 46 क्या कह रहा है कि आवर्ती वितरण दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है? जो आपकी आवर्ती वितरण है उसे दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा रहेगा? तो कौन सा रहेगा? वो आपके आयात चित्र। कौन सा? आयात चित्र। व्याख्या कर लेते हैं कि दंड आरेख, इस आरेख में भिन्न भिन्न मूल्यों को ऊर्ध्वाधर अवस्था या क्षेत्रीय स्तंभों के आधार पर प्रदर्शित किया जाता है, और इस आरेख को स्तंभी आरेख भी कहा जाता है या कहते हैं। सरल दंड आरेख किसे कहते हैं? तो सरल दंड आरेख द्वारा पदमाला में दिए गए मूल्य के किसी गुण को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। और पाई आरेख में, इस आरेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उपविभागों या घटकों के मूल्यों के अनुपात में बांट दिया जाता है। इस आरेख को विभाजित वृत्त आरेख भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है कि नदीय उन्मोचन के औसत मान की परिगणना करने के लिए निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ये आपके ज्यामिति माध्य का। किसका? ज्यामिति माध्य का। ठीक। और ये आयरन तालिका भी हमने पढ़ी ली। अच्छा, इन माध्यों को पढ़ दो थोड़ा सा कि गणितीय माध्य, इस माध्य का प्रयोग जनसंख्या वृद्धि दर या किसी वस्तु के उत्पादन, उपभोग, आयात तथा निर्यात में मूल्यों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तनों की दरता को दर्शाने के लिए किया जाता है। जबकि हरात्मक माध्य के अंतर्गत प्रति घंटा औसत वेग ज्ञात करने के लिए माध्य परम उपयोगी है। और क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, निम्नलिखित आरएन मूल्यों में से किसका कौन सा बिंदु वितरण या जो आपकी यादृच्छिक है, यादृच्छिक प्रतिरूप को दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? ये आपके बिल्कुल 1.0। और आरएन तालिका को हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि विविध भौगोलिक विशेषताओं से युक्त क्षेत्र के प्रतिनिधि गांवों के चयन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त, क्या सर्वाधिक उपयुक्त चयन प्रति चयन तकनीक कौन सी है? तो कौन सी देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है हमें सस्थिर यादृक्ष। कौन से? सदृक्ष यादृक। आगे क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट है आज का। उससे पहले हमें 2 क्वेश्चन, एक पेज थोड़ा सा हमारा टेक्निकल इश्यू के कारण, पहले चलो इसको पढ़ लो।
कि निम्नलिखित पद्धतियों में से किस में अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है। तो अंतर्वेशन का प्रयोग किस में किया जाता है? सम्मान में। किस में? सम्मान में किया जाता है अंतर्वेशन। थोड़ा सा व्याख्या पढ़ते हुए चलेंगे कि वर्ण प्रतीकी या प्रतीकों या चिन्हों की सहायता से वितरण प्रदर्शित करने की विधि को वर्ण प्रतीकी या प्रतीक विधि कहते हैं। और वर्णकर्ता जैसे क्रोमेटिक, इसे रंगारेख विधि भी कहते हैं। इस मानचित्र में भिन्न भिन्न तत्वों या वस्तुओं के वितरण क्षेत्रों को रंग भरकर स्पष्ट किया जाता है। प्राकृतिक प्रदेशों या राजनीतिक व प्रशासनिक क्षेत्रों, भूमि उपयोग के प्रकारों, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों तथा प्रकृति, वनस्पति व मिट्टियों के प्रकारों को प्रदर्शित करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। वर्णमात्री मानचित्र में भिन्न भिन्न घनत्व वाली छायाओं के द्वारा किसी वस्तु की प्रति इकाई के क्षेत्र, औसत संख्या एवं प्रतिशत मूल्य जैसे जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर, घनत्व विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, किसी फसल का भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आदि प्रदर्शित किया जाता है। ये तो हमारे 50 क्वेश्चन थे और मैं तो आपसे फिर माफ़ी या क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारा एक पेज रह गया था, तो मैं थोड़ा सा उसके लिए वापस कर लेता हूँ। और पहले कौन सा था हमारा पेज? आपका 1 मिनट और लूँगा, माफ़ करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, तो कौन सा था? 23 यानी 24 वाला। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे थे हम, वस्तु सीमा किसका ओर संकेत करती है? ये हमारा थोड़ा सा रह गया था पहले। वस्तु की विस्तार सीमा किसका संकेत करती है? तो ये आपकी किसकी ओर संकेत करती है? वस्तु या सेवा खरीदने के लिए लोगों को जो अधिवास या अधिकतम दूरी तय करनी पड़ती है, उसके लिए कौन सा करती है? वस्तु विस्तार की सीमा तय करती है। ठीक है ना? हाँ, वॉन थ्यूवेन की थ्योरी। क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान सिद्धांत में प्रशासनिक नियम क्या संकेत करता है? तो क्या संकेत करता है? K = 7। जर्मन अर्थशास्त्री वाल्टर क्रिस्टालर ने 1933 में केंद्रीय स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यद्यपि नगरों के लिए केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग मार्क जेफरसन ने 1931 में किया था, और इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रशासकीय नियम के लिए K = 7 का संकेत का प्रयोग किया था। इस सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि किसी भी षष्ठकोण के सभी सातों सेवा केंद्र एक ही प्रशासकीय केंद्र है उससे नियंत्रित होते हैं। अर्थात एक स्थान का अपने सबसे अधिक सीमावर्ती 6 आश्रित स्थानों के साथ पूरा प्रशासकीय संबंध रहता है। अगर इनका पदानुक्रम बताया जाए तो वह क्या होगा? 7, 49 और 343 के क्रम में होगा। इसी प्रकार से क्या होता है? इसी प्रकार से क्रिस्टालर ने अपने सिद्धांत में बाजार सिद्धांत के लिए K3 का, बाजार सिद्धांत के लिए प्रशासकीय का याद रखना आप कौन सा था? K = 7, और आपके किसके लिए? बाजार के लिए K3 और परिवहन सिद्धांत के लिए K4 संकेत का प्रयोग किया है। क्वेश्चन अगले की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंद उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसको किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को। ठीक है, क्योंकि इनके लिए कच्चे माल की जो आपकी परिवहन लागत है इन उद्योगों को प्रभावित नहीं करती। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 होगा अभी तो, कि नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया गया क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपकी फसल गहनता। क्या कहलाता है? फसल गहनता। कैसे? क्योंकि जब हमारे पास में क्या होगी? शस्य फसल गहनता, यानी कुल बोया गया क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र × 100, तो फिर आपकी क्या बता देगा ये? फसल गहनता को। न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये किसके द्वारा रखा गया था? वेबर के द्वारा। इसकी हम कई बार बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और आज का हमारा
क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नगरों के उपांत में सब्जियों, फलों तथा फूलों की गहन खेती कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है आपके? ट्रक फार्मिंग। क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग। क्योंकि ट्रक फार्मिंग यथाशीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार के क्षेत्रों में ट्रक द्वारा यथाशीघ्र पहुंचाने की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत फल फूल, सब्जियां, दूध इत्यादि उत्पाद आते हैं। आगे आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, जापान में इस्पात मिलें तटीय स्थानों की ओर क्यों स्थापित की जाती हैं? जापान में जो मिलें हैं वो तटीय स्तरों की तरफ क्यों स्थापित की जाती हैं? क्योंकि आयातित कच्चे माल तथा इस्पात निर्मित निर्यातों की परिवहन लागत न्यूनतम को कम करने के लिए की जाती हैं। तो आप सभी का फिर से मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी इस नेट JRF की सीरीज़ के लिए। ठीक, और आज के लिए मैं इतना ही और आपसे आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।